हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन। आज का वीडियो मैंने खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या अभी बिगिनिंग स्टेजेस पे हैं या अपने प्रोग्रामिंग लाइफ की शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है कि ये मैक्सिमम शायद सभी लोगों की होती है कि उन्हें सब कुछ समझ में आता है, प्रोग्रामिंग समझ में आती है, बट लॉजिक कैसे डेवलप करें किसी चीज़ का, ये उनको समझ में नहीं आता है। और आप यकीन मानिए, मैं अपने 20 साल के करियर से बोल रहा हूँ, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ लैंग्वेजेस। 99% बच्चों का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि सब चीज़ें सब समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब हो रहा है, बट जब कोई प्रॉब्लम हमें दी जाती है, कोई क्वेश्चन हमें दिया जाता है, तो हमसे वो उसका लॉजिक नहीं डेवलप होता है या नहीं बनता है। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, जिसमें मैं आपको कुछ 10 ऐसे टिप्स देने वाला हूं। आप यकीन मानिए, अगर आपने उसे सीरियसली इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपके लॉजिक लगाने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने ऊपर खुद इम्प्लीमेंट करके देखी है। बट इसके पहले, अगर आप अभी नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करें। मेरा पहला सबसे बड़ा टिप ये है, वो है बी क्वेरियस या जिज्ञासु बनिए। हिंदी में जिसको हम जिज्ञासु बोलते हैं, या इंग्लिश में जैसे आप क्यूरियोसिटी बोलते हैं या क्यूरियस बोलते हैं, मतलब जानने की इच्छा पैदा करिए। हर चीज़, चाहे वो अपनी फील्ड का है, अपनी टेक्नोलॉजी का है नहीं, या मैं जिस फील्ड का हूँ उसका है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसे जानने की कोशिश करिए। अगर आप बैठे हैं तो वो टेक्नोलॉजी वाइज हो सकता है कि ठीक है, वाईफाई कैसे काम करता है, ठीक है, आपको उसमें पीएचडी नहीं करनी, मैं पहले बता दूं। आपको कम से कम उसके बारे में 1-2 लाइन या 3 लाइन का इंट्रोडक्शन बस आपको दिमाग में रखना है, किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, नॉर्मल लाइफ में हो। आप पता करिए, रीज़न पता करने की कोशिश करिए, रीज़न पता करिए कि वो चीज़ ऐसी क्यों है। आपको मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप में सोचने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास नॉलेज इकट्ठा होगा, आप सोचेंगे ज़्यादा, तो जो प्रॉब्लम है आप उसका सोल्यूशन बहुत आसानी से ढूंढ पाएंगे। याद रखिए, सोल्यूशन ढूंढने, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना कि कोई दवा नहीं आती है कि कोई दवा आपको पिला देगा और वो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सोल्यूशन हमारे आसपास ही छुपा होता है, और आसपास छुपा होने के लिए हमें अपने आसपास के माहौल को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपसे बोला जिज्ञासु बनिए, मतलब क्वेश्चंस करिए, हर चीज़ का क्वेश्चन करिए, चाहे वो टीचर से करिए या आप जिसको समझते हैं कि जो आंसर दे सकता है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हों, आपके रिलेटिव हों, दोस्त हों, कोई भी हो, क्वेश्चनिंग करिए। और अब तो आपके पास गूगल है, आपके पास तो मोबाइल है, नेट है, तो आप तो किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो आपके दिमाग में सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। हमें यहाँ पर थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना है अपनी। हम अभी बहुत छोटा सोचते हैं, हमें इसको बड़ा करना है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि दुनिया में जितने बड़े सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, जिनके नाम आपने सुने हैं, वो किसी न किसी इंसान ने बनाए हैं। इट मीन्स जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मेरा सबसे बड़ा, सभी से एक ही प्रॉब्लम है, बी क्यूरियस और बी प्रैक्टिकल। मतलब आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, कि नॉलेज होना चाहिए कि यार ये चीज़ कैसे काम करती है, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो। और वही मैं फिर बोलूँगा कि आपको उसका डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि हाँ, ये चीज़ कैसे काम करती है। तो चलिए अब चलते हैं, मैं आपको अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आपको लेके चलता हूँ। मेरा दूसरा जो पॉइंट है वो है बी पॉजिटिव। मतलब आपकी अप्रोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई है, चाहे वो एग्ज़ाम के या फिर क्वेश्चंस के प्रोग्राम के रूप में आई हो, या किसी सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि वो कैसे अचीव किया जाएगा, तो सबसे पहले आपकी जो थिंकिंग है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब आपको ये पता हो, आपको अपने आप पे बिलीव रखना है कि हाँ, ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि दुनिया के जितने सॉफ्टवेयर वो इंसान ने बनाए हैं, तो जब वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपकी पहली हमेशा अप्रोच ये होनी चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच, कि भैया मैं ये सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, ये मेरे कैपेबिलिटी में है, ये मैं कर सकता हूँ। ये थिंकिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये मान के चलिए 50% आप अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इसलिए बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, जिससे पॉजिटिविटी आती है और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। अब चलते हैं अपन अपने तीसरे टिप की तरफ, विच इज क्लियर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं,
आप स्टार्टिंग कहीं से भी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने स्टार्टिंग मैक्सिमम लोग स्टार्टिंग C++ से करते हैं, जैसे आपने देखा होगा। तो अगर आप कोई भी इनिशियल लेवल पर एक लैंग्वेज पढ़े हैं, चाहे वो C++ हो, चाहे पाइथन हो, कोई भी हो, आपको उसके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। मतलब कि यार लूप क्या होता है, एरे कहाँ लगेगा, या स्ट्रक्चर्स कहाँ होते हैं, पॉइंटर्स कैसे यूज़ होते हैं, फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ऊप्स के कॉन्सेप्ट, क्लासेस वगैरह कैसे यूज़ होती हैं। तो इसके बारे में आपको एटलीस्ट पूरा क्लियरेंस होना चाहिए माइंड में। क्योंकि आप उसको ऐसे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, या मान लीजिए आप लड़ाई हो रही है और कोई आप पे हमला करने आया किसी हथियार से, तो आपको उसका बचाव करना है, उसको आपको रिप्लाई भी करना है, आपको उसको मारना भी है, या उसको वापस उस पर हमला करना है। तो आपको अपने पास जितने भी हथियार है ना, उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए। मतलब वहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मुझे इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मेरे पास इसका क्या तोड़ है, यह आपको पता होना चाहिए तभी। और ये चीज़ कैसे होगी, जब आप अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, क्लियर करके रखेंगे। इसलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं अपने, एटलीस्ट कि अगर एरे, आपको एरे पढ़ा है आपने, तो पता होना चाहिए कि एरे हम क्यों यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा आप क्या करिए, क्लियर करिए। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कैसे करेंगे, उसके लिए अपन चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है मेरा 4th पॉइंट, जो है प्रैक्टिस एंड। हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए मैं आज कोई लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ रहा हूँ, और वो मान लीजिए 2 महीने 3 महीने का स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ कहीं पर, वो 2-3 महीने का कोर्स है मान लीजिए। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम 2-3 महीने तो कंटिन्यूसली उस पर काम करते हैं, क्योंकि हमें टीचर क्वेश्चंस भी देता है, डेली उसके बारे में पूछता है, तो हम उतना करते हैं। बट आफ्टर दैट हम क्या करते हैं पता है, हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपने वो चीज़ छोड़ दी तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप क्या है, उस चीज़ के कॉन्सेप्ट थोड़े से आपके क्या होते जाएंगे, छूटते जाएंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इसके पहले जो मैंने आपको एक टिप दी, जिसमें आपको मैंने बोला था कि प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, वो आपके क्लियर होते जाएंगे। अब रही बात हम प्रैक्टिस कैसे करें, तो उसके तरीके हो सकते हैं, रेगुलरिटी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एक तरीके बताता हूँ। कि सबसे पहला तरीका ये है कि आप जैसे मान लीजिए आपको टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए एक प्रॉब्लम दिया है, और आपको क्वेश्चन दिया है कोई क्लास में, जिसका आपको आंसर भी दे दिया, टाइप में बोर्ड पे लिख के दे दिया आपको। आपने क्या किया, आपने उसे कॉपी पे नोट किया, घर पे आए और आपने उसे कंपाइलर पे या लैब में जाके आपने कंपाइलर पे उसको टाइप कर दिया, और वो एज इट इज टाइप कर दिया, रन हो गया, और आपको आउटपुट मिल गया और आप खुश हो गए। हमारी जनरली सबकी अप्रोच होती है, बट आपको यहाँ पर ये चीज़ नहीं करनी है। ये तो करना ही है, बट इसके बाद क्या करना है, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा करता था। हम क्या करते थे, एक बार अपना प्रोग्राम मैम ने या सर ने, जिसने टीचर ने हमें दिया, हमने लिखा, कंपाइल किया, रन किया, आउटपुट आ गया, वेरी गुड। इसके बाद मैं क्या करता था, उस प्रोग्राम को बंद कर देता था। मतलब जो कॉपी नोट की थी मैंने उसको बंद कर दी। अब जितना प्रोग्राम मैंने टाइप किया या मैम ने लिखा है, मैं कोशिश करता था मेमोराइज करके उसको कंपाइलर पे टाइप करने की, मतलब बिना देखे। इससे फ़ायदा क्या होता था, इसका फ़ायदा ये होता था कि जब मैं कोई लाइन लिखता हूँ तो मुझे वो याद रहती है, और मैं जैसे जैसे उसको टाइप करता जाऊँगा, 1-2 बार या 1-2 बार मैं ऐसा करूँगा, ऑटोमेटिकली वो चीज़ मुझे समझ में आने लगेगी कि ये लाइन क्यों लिखी गई थी, इस लाइन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर क्यों हुआ है, यहाँ लूप क्यों लगा है, आपको ब्लू क्लियर होता जाएगा। इसलिए वो चीज़ करिए। फिर दूसरी चीज़ें आप कर सकते हैं, आप बुक्स पढ़िए या आप नेट से क्वेश्चंस उठाइए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, रेगुलरिटी रख सकते हो। एक और टिप और मैं दे सकता हूँ, अगर आपका कोई जूनियर है या आपका कोई साथ वाला स्टूडेंट है जिसको प्रॉब्लम जाती है, आप वो टॉपिक उसको पढ़ा दीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर आप किसी को पढ़ा सकते हैं तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि हम जितना पढ़ने के लिए मेहनत नहीं करते ना, उतना पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। ध्यान रखिएगा एक चीज़, आपने ये भी आप खुद ने भी गौर की होगी कि अगर आप पढ़ने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते हो, अपने एग्जाम के लिए इतनी मेहनत नहीं करते, बट अगर आपको वही चीज़ किसी को पढ़ाना पड़े तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सबसे ज़्यादा मेहनत करोगे। और उसके कारण क्या होगा, आपके प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। यू क्लियर कि किसी ने एरे पूछ लिया तो आप रात में नींद में भी बता दोगे कि एरे क्या होता है या एरे कैसे काम करता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है और उस टॉपिक को रेगुलर रखना है। और यहाँ आपके एक और चीज़ मैं बता दूँ कि बेसिकली लैंग्वेजेस में क्या है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत लैंग्वेजेस जानता हूँ, सही बताऊँ तो सब में एक ही चीज़ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो हमें इनिशियल फर्स्ट प्रोग्रामिंग में पढ़ाए गए थे, वहाँ हमारे अगर वो क्लियर होते हैं। बाकी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, वही चीज़ें हैं, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस कुछ न्यू कॉन्सेप्ट इसमें इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं, जो कि उन्हीं से मिलके बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नया ला रहे हैं, उसी से मिलके कुछ बनेगा। इसलिए हमारे बेसिक्स अगर क्लियर हैं,
एक लैंग्वेज का बेसिक क्लियर हो गया। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको बाकी लैंग्वेजेस में भी वो चीज़ वैसे की वैसी आपको क्लियर मिलेगी। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेरा 5वां टिप आपको जो है वो है कि हैबिट फॉर राइटिंग, मतलब लिखने की प्रैक्टिस करिए। अपने बड़े बुजुर्ग पे अगर आपको याद होगा तो वो कहते थे कि लिखो लिखो, लिख लिख के याद करो, क्योंकि जितना हम लिखेंगे ना उतना हमें याद होता है। चीज़ें लिख के याद करना बहुत ईजी होता है, पता है आपको। कोई चीज़ अगर आपने एक बार लिख दी, ये चीज़ मैंने पिछले पॉइंट में भी आपको बताया कि जब आप मैम ने जो क्वेश्चन आपको दिया है उसको आपने बंद कर दिया और फिर से आपने मन पूरा याद करके या जितना आपको याद है उतना कंपाइलर पे नोट करके लिखा या कंपाइलर पे टाइप किया, तो क्या होगा पता है आपको याद रहेगा, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि एक गंदी आदत हमारी सबकी क्या है, सभी डेवलपर की, चाहे मैं हूँ, चाहे एक्सपीरियंस है, चाहे बिगनर लेवल पर है, हम लोग क्या करते हैं कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम दी गई है, हम सीधे कंप्यूटर खोला और सीधे कंपाइलर पे शुरू हो गए और पूरा कोडिंग करना चालू कर देते हैं। हमें उसका सॉल्यूशन नहीं पता है कि वो सॉल्व कैसे होगा, बट हम कोडिंग करना चालू कर देते हैं। ये नहीं करना है, पता है आपको, क्योंकि मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं बहुत से इंटरव्यू ले चुका हूं, लेता रहता हूं, ठीक है। उनमें एक ही प्रॉब्लम आती है कि वो जो जिनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, ठीक है, उनको प्रोग्रामिंग आती है, वो कंप्यूटर पे कंफर्टेबल है, पता है आपको। वो जाएंगे, हाँ सर चलिए हम आपको लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, आप या आईडी कोई भी ओपन कर लेंगे, आप आईडी पे काम करवा लीजिए, हम कर देंगे। बट जब मैं उनको पेपर और पेन देता हूँ कि ये कोड मुझे एग्जाम्पल लिख के दे दीजिए, आप यकीन नहीं मानेंगे 90% 95% लोग लिख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लिखने की आदत ही नहीं है। और अब मैं अगर सही बताऊं, आज के ज़माने में हमारे जो आईडीज़ हैं, मतलब जिसमें आप कोडिंग करते हो, कंपाइलर भी आप बोलते हो जनरली, जो कंपाइलर्स हैं जिसमें हम कोडिंग करते हैं, एडिटर्स जिनको आप जनरली बोलते हो, वो बहुत स्मार्ट हो गए। वो मैक्सिमम कोड, जो इनिशियल कोड है ना, वो तो टाइप करके दे देते हैं आपको। तो ये प्रोफेशनल जो प्रोग्रामर है उनके लिए बहुत ईजी है कि ठीक है प्रोडक्शन देना है, टाइम बचता है लिखने का। बट एज ए स्टूडेंट पता है आपको ये चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि आप अगर वो एडिटर यूज़ कर रहे हो तो आपने आधी से ज़्यादा कोडिंग उसने करके दे दी, आपको सिर्फ बीच का लॉजिक लगाना है। इससे क्या होता है, हमें वो जो पूरा प्रोग्राम लिखने की आदत है ना वो खत्म हो जाती है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे टाइम से प्रोग्रामिंग चालू करी जब हमारे एडिटर इतने स्मार्ट नहीं थे। हमने नोटपैड पे काम करके शुरुआत की है। मैं 21 साल पुरानी बात करूँ, जब कोई खास एडिटर होते नहीं थे, हमें हर चीज़ नोटपैड पे करनी होती थी। उसके कारण क्या होता था, हमारी लिखने की बहुत बुरी आदत हो गई थी। मतलब हमें हर चीज़ को स्टार्ट से लिखना पड़ता था। अगर हम एक वेब पेज भी बना रहे हैं तो हम शुरू से HTML, हेड, बॉडी वगैरह करते हुए आते थे। उससे क्या हुआ, वो इतना घुल मिल गया हमसे कि आज अगर एडिटर भी हम सामने बैठे हैं तो हमें पता है कि वो चीज़ कैसे, आज मैं कॉपी पे एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। इसलिए आप लिखने की आदत डालिए सबसे पहले। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले उसको लिखिए, भले ही अपने शब्दों में प्रोग्राम लिखिए, कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम को पहले जनरल वर्ड में लिखिए, जिसको आप एल्गोरिदम बोलते हैं या आप जिसको फ्लो चार्ट बोलते हैं ना, वो ये कि अपने शब्दों में लिखिए कि यार मेरे को वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मुझे इनपुट लेना है, मुझे आउटपुट देना है, यहाँ कैलकुलेशन करना है। ये एक जनरल आप लिखिए, एक फ्लो लिखिए प्रोग्राम का पहले, फिर आप उसको एडिटर पे जाके टाइप करिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो आप सीख रहे हैं। जिससे आप गारंटी दे रहा हूँ, आप देखिए पहली चीज़ है प्रोग्राम समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। तो चलिए अब मैं चलता हूँ अपने छठे पॉइंट। मेरा जो छठा पॉइंट है, आई थिंक ये सबको पसंद आएगा। ये छठा पॉइंट है, जो मुझे भी खुद पर्सनली पसंद है, कि आप गेम खेलिए। मतलब सोचिए, मैं पहले बोल रहा हूँ कि खुद बोल रहा हूँ, गेम खेलिए। दिन भर में कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा गेम खेलिए। बट ध्यान रखिए, आप जो गेम खेल रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप पे चाहे मोबाइल पे, ऐसे गेम खेलिए जो पजल्स हो, मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम दी गई हो और आपको उसका सोल्यूशन देना है। ऐसे बहुत से गेम है। केप द रूम आता है, आपको एक रूम दिया है, उसमें से बाहर निकलना है, चाबी छुपा दी, उसको खोलने के तरीके ढूंढना है। तो उसमें क्या होता है, आपको लॉजिक लगाना पड़ता है कि इसके साथ ये होगा, कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने पड़ते हैं, वो है। ठीक है, आप इससे क्या होता है, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी ना वो बढ़ जाती है, लॉजिक लगाने की कैपेबिलिटी बढ़ती है इससे। इसलिए गेम जरूर खेलें, बट हाँ ऐसे गेम खेलिए जो कि आपकी थिंकिंग पावर को बढ़ाए, लॉजिक को बढ़ाए, दिमाग की एक्सरसाइज करें। याद रखिए, हमारे दिमाग का खुलना बहुत ज़रूरी है लॉजिक्स के लिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, 7 पॉइंट की तरफ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, विच इज़ रीड द अदर कोड। रीड द अदर कोड क्या है? एक्चुअली क्या होता है, देखिए एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, या मान लीजिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की दी गई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई और तरीके भी हो सकते हैं। मतलब आपको मैं जस्ट इनिशियली एक लेवल पे समझाता हूँ। जैसे आपने प्राइम नंबर चेक करने का क्वेश्चन देखा होगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 और इटसेल्फ ही डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते, बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। आप यकीन मानिए, जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना तो मुझे एक लॉजिक पता था, बट आज कम से कम 4 से 5 लॉजिक मुझे पता है, प्राइम नंबर में चेक कर सकता हूँ। अब यहाँ ये चीज़ आती है, ये मुझे कैसे पता चला, जब मैंने दूसरे के कोड्स को पढ़ा। वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, स्टूडेंट आके मुझे, जब मैंने उनको प्रॉब्लम दी, उन्हें सॉल्व करके दिया, तो मुझे पता चला अरे
ये तो ऐसा भी हो सकता है यार, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर दूसरे नेट पे मैंने सर्च किया, अब तो नेट अवेलेबल है, आप क्वेश्चन जो आप दूसरे के कोड को उठाइए, उसको पढ़िए कि यार उसने ऐसा क्यों किया। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई अलग अलग तरीके हैं। अभी हम बात यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस कौन अच्छी दे रहा है, नंबर ऑफ लाइन कोड जिसमें कम होगी, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक चीज़ को करने के 4 तरीके अगर और हो सकते हैं तो वो कौन से हैं। फिर वो बात की बात है कि उस किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम बेस्ट रिजल्ट जल्दी दे सकते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, टाइम कंज्यूम कम होगा, कंपाइल टाइम कम लगेगा, एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगा, मेमोरी कम यूज़ होगी, वो बात की बात है। यहाँ एक चीज़ मैं पर्सनल टिप आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको, या आप एक प्रोफेशनल भी हैं, अगर आपको कोई टास्क दिया जा रहा है कंप्लीट करने के लिए, तो हमेशा पहले टास्क कंप्लीट करिए। मतलब जो डिज़ायर आउटपुट आप चाहते हैं वो मिलना चाहिए। वो किस तरह से मिला है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब उस चीज़ को करने के लिए आपने थाउजेंड्स ऑफ लाइन लिखी है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए हो सकता है आपने कोई बहुत ही इनिशियल लेवल की स्टेप यूज़ की हो जो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करिए, नथिंग इम्पॉर्टेंट। टास्क कंप्लीट करिए। टास्क जब कंप्लीट हो जाएगा, आप खुद सोचिएगा, जब उस टास्क को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मतलब जब आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया, जब उसी कोड को फिर से आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, फिर से आप रिव्यू करेंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कई बार ऐसा, कई चीज़ बीच में ऐसा लगेगा कि यार मैंने यहाँ पे वेरिएबल ज़्यादा यूज़ कर लिया, इसको मैं नहीं करता तो भी मेरा काम हो रहा था। यहाँ मैंने जो 5 लाइन लिखी इसकी जगह सिर्फ 2 लाइन में काम हो सकता था, या 10 लाइन लिखी थी तो 1 लाइन में काम हो सकता था। ऑटोमेटिकली आप क्या होगा पता है आपको, आपकी परफॉर्मेंस उस सॉफ्टवेयर की या उस कोड की इम्प्रूव होती जाएगी। मतलब हमें पहले ये नहीं सोचना है कि मैं जो कोड लिख रहा हूँ वो मेमोरी कितनी कंज्यूम करेगा, हाई मेमोरी क्यों हो रहा है, वो प्रोसेस टाइम ज़्यादा क्यों ले रहा है, सीपीयू ज़्यादा क्यों यूज़ हो रहा है, परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही, स्लो क्यों चल रहा है। अभी मैं इस बारे में नहीं सोचना, क्योंकि हमारा पहला काम है कि हमें जो प्रॉब्लम दी गई है हमें उसका सॉल्यूशन देना है, ना कि ये कि वो परफॉर्म कैसे करेगा। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट अपडेट जब आप करोगे वो परफॉर्म इम्प्रूव करके ही देगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है 8वां पॉइंट, विच इज डीबग द कोड। ये वाला पॉइंट भी पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इससे यहाँ पे मैं बता दूँ डिबग द कोड मतलब पहले डिबगिंग क्या होती है, जनरल एक छोटे से मैं आपको बताता हूँ एक लाइन में, कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसा थोड़ी कि आप एक बार में बनाया बन गया, या एक कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम जो हम रन कर रहे हैं तो क्या होता है कि उससे जो डिज़ायर आउटपुट हमें चाहिए वो नहीं मिलता है। मतलब कोई भी हो सकता है, वो मुझे आउटपुट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जो मुझे कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, अलग अलग इनपुट्स के हिसाब से मान लीजिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि मैं ये कैसे पता करूँ कि प्रोग्राम कब सही चल रहा है कब नहीं चल रहा है, या क्या प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम आई है इसको टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, बग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई है उसको हम क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। इस बग को पकड़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, जो टर्म्स यूज़ करते हैं, या जो टूल्स यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं डीबगिंग टूल्स या डीबग। प्रोग्राम को डीबग कर लो यार। तो ये तो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, बट एज ए स्टूडेंट भी आप इन डीबग टूल का यूज़ कर सकते हो। जैसे कुछ टूल तो आईडी के साथ अवेलेबल है, जो भी आईडी आप यूज़ कर रहे हो, आप जो भी एडिटर यूज़ कर रहे हो उसमें भी डीबगिंग टूल आपको मिलेंगे। उसमें आपको एक वॉच विंडो मिलेगी, ठीक है ना, उसमें आपको आउटपुट विंडो मिलती है, उसमें आपको ट्रेस करने की फैसिलिटी मिलती है, आप उसमें ब्रेक पॉइंट यूज़ कर सकते हो। C++ के प्रोग्राम को डीबग कैसे करेंगे उसके कंपाइल एडिटर पे, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। इसी तरह से हर एडिटर में क्या होता है, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, .NET हो, एंड्रॉयड हो, सब पे अपने अपने क्या दिए हुए हैं, ये टूल दिए हैं ट्रेस करने के। ट्रेसिंग करिए, ट्रेस मतलब प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन करके देखिए कि कैसे फ्लो हो जा रहा है प्रोग्राम का, वो लूप के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो इफ में क्यों गया, है ना। मतलब ये एरर बग्स पकड़ने के लिए होता है, बट आपको प्रोग्राम समझ में भी आएगा कि प्रोग्राम का फ्लो क्या है। आप वॉच विंडो का यूज़ करिए। वॉच विंडो मतलब रन टाइम पर जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं, उनकी वैल्यू कैसे बदल रही है, वो क्या स्टोर कर रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा। तो आपका लॉजिक क्लियर होगा, लॉजिक क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप जब किसी प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम अपना भी हो सकता है और किसी और का भी हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें दूसरे के प्रोग्राम को समझने में भी मदद करते हैं, ध्यान रखिए। और आपको अपने प्रोग्राम को, आपको टीचर ने कोई प्रोग्राम दिया, आपने नोट कर लिया, रन भी कर लिया, आउटपुट भी आ गया, बट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करिए, डीबगिंग करिए। वॉच विंडो लगाइए, ट्रेस करिए, सब कुछ करके देखिए, चेक करिए कि वो प्रोग्राम सही क्यों नहीं चल रहा है। सही चल रहा है बट मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, तो आप रन टाइम पे वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, प्रोग्राम को ट्रेस कैसे करना है, ये सब आप करके देखिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप इस चीज़ से बहुत इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, 9th पॉइंट की तरफ, जो कि कोड चैलेंज। अच्छा, आजकल बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं या एप्स ऐसी हैं जो जिसमें आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो आपको ट्रेनिंग देने के साथ साथ आखिर में कोड चैलेंज देती है।
जैसे एक सोलो लर्न आती है, मैंने भी इसको यूज़ किया हुआ है, जिसमें वो आपको पढ़ाती है, साथ में फिर 2 लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन करा देती है उस नॉलेज के बारे में। तो ऐसे चैलेंजेस को आप क्या करिए। और आजकल तो बहुत सारे हैकाथन होते हैं, बहुत से एग्जाम ऐसे हो रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, कोडिंग चैलेंज हो रहे हैं। आप पार्टिसिपेट करिए, क्या होगा, नहीं होगा सिलेक्शन, हार जाएंगे, बट आपको पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उसमें क्या पूछा जाता है। आप इंटरव्यू क्वेश्चंस आप देखिए, आप उस तरह के चैलेंज को लीजिए। जब आपको चैलेंज मिलता है ना, तभी आप एक्टिव होते हो। आपको नॉर्मल कोई प्रोग्रामिंग करने बोलेगा, आप नहीं करोगे, बट जब आपको कोई टास्क मिलेगा और बोलेंगे 2 घंटे के अंदर करना है या 2 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करके देना है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप तब ज़्यादा एक्टिव होते हो। और अगर आपसे कोई बोले कि नहीं ये बना दो, टाइम ले लेना तुम, तो आप वो प्रोग्राम शायद कभी बनता ही नहीं है, क्योंकि हम उसको सीरियस नहीं लेते। बट जब हमें कोई बोले जॉब में कि जब डेडलाइन का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि 2 घंटा, 1 घंटा या 2 दिन के अंदर बनाना है या मंडे तक बना के देना है, तब हम एक्टिव जाते हैं। तो कोड चैलेंज करिए। कोड चैलेंज के ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है, नेट पे आप सर्च करिए, जिसमें आप चेंज कर सकते हो कि 2 लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है नॉलेज का। अपना नॉलेज इंप्रूव करिए इससे। छोटी छोटी क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करिए, आपको ऑटोमेटिकली आप में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट की तरफ, वो है रीड द बुक्स। बुक्स रीड करिए उस टॉपिक के बारे में, उस लैंग्वेज की बुक्स को रीड करिए। आजकल तो इंटरनेट पे सारे कंटेंट अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बुक्स का फायदा ये है कि बुक्स में क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनका आपको सॉल्व करना होता है, आप उन्हें सॉल्व करिए। जैसे मैथ्स में होता था, आप मैथ्स में पढ़ते थे, चैप्टर है, समझा दिया, एग्जाम्पल भी दे दिए, बट आखिर में कुछ क्वेश्चन दे दिए, आप उनको सॉल्व करना होता है। ऐसे ही कंप्यूटर बुक्स में भी होता है, करिए। नेट पे बहुत सारे, मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चंस लीजिए, बहुत सी साइट है जो क्वेश्चन दे रही है, उनका आंसर भी दे रही है। आप पहले क्वेश्चन लीजिए, सॉल्व करके देखिए, फिर आंसर से मैच करके देखिए। तो अगर आप जो मैंने इस तरह से अगर आप काम करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी जो भी लॉजिकल स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। मेनली हमें अपनी थिंकिंग पावर बढ़ानी है, हमें सोचने का दायरा बढ़ाना है अपना। अगर आपने इन सारे पॉइंट्स पे अगर आपने सीरियसली कवर किया, सीरियसली अगर इम्प्लीमेंट करना चालू किया, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, आपका सोचने का दायरा बढ़ जाएगा, आपका एरिया बढ़ जाएगा। आप 10 तरह से सोच सकते हो, नहीं यार ये इस चीज़ को ऐसे करके देखता हूँ, इस चीज़ को ऐसे करके देखता हूँ। मैं डेफिनेटली गारंटी दर्शक ला के बोलता हूँ, आप अपने में चेंजेस देखोगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक पर भी अवेलेबल हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे सर्च कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। धन्यवाद।